गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया ना? तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ाई की? किसी को याद है? हाँ, हमने काव्य की थी। कौन सी काव्य थी? उठो धरा के अमर सपूतों के। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो धरती के सपूत यानी कि वीर सपूत है, वो किस प्रकार से हम लोग वो जो कवि है वो किस प्रकार से सपूतों को हमारे भारत देश का नव निर्माण करने के लिए कहते हैं, वो आप लोगों ने उस काव्य में सीखा। तो आज हम थोड़ा नया करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने अभी कंटिन्यू लेसन पोएम की और कहानी कर ली, तो आज हम थोड़ा कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम आते हैं हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण सीखते हैं थोड़ा। तो आज हम 3 टॉपिक सीखेंगे व्याकरण का। आप लोगों को एक टॉपिक तो मैंने आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में सिखाया था, संज्ञा, लेकिन आज हम फिर से वो याद कर लेंगे। और दूसरे 2 टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी और उसके बाद जो हमारे वर्कबुक के अंदर दिए गए हैं उसके अंदर हम लोग उसका मुहावरा करेंगे, ठीक है? तो चलो आज हम व्याकरण करते हैं। तो पहले उपसर्ग का देखते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि पूर्व यानी पहले, यानी कि उपसर्ग का मतलब उपसर्ग यानी ऐसे शब्द कि जो कोई भी शब्द के आगे हम लगाते हैं तो वो शब्द का कोई दूसरा यानी कि वो पूरे शब्द का कोई दूसरे शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शब्दांश है यानी कि यहाँ पे ऐसे शब्द है कि जो आगे लगाए जाते हैं। फर्स्ट है दूर, दूर प्लस गुण, यानी कि गुण है। गुण आप लोगों को पता है गुण का मतलब। तो गुण के आगे हम लोग दूर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा नया शब्द? दूरगुण। उसके बाद है स शब्दांश लगाएंगे यानी कि उपसर्ग लगाएंगे हम स आगे और उसके पीछे गुण, तो दूसरा वर्ड बनेगा हमारा, नया शब्द बनेगा, वो है सगुण। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे कि प्र उपसर्ग लगाएंगे आगे और पीछे शब्द है हमारे लिए एक योग जो शब्द है, तो उसका पूरा क्या हो जाएगा? आगे लगाने से यहाँ पे नया शब्द बनेगा प्रयोग। दूसरा है वी उपसर्ग लगाएंगे और शब्द है योग, तो वी योग। यहाँ पे देश शब्द है, उसके आगे हम लोग स्व उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्वदेश। और ऐसे ही देश के आगे उप लगाएंगे तो उपदेश। यानी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन आगे ऐसे ऐसे अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं तो नया शब्द बनते हैं। तो ऐसे जो आगे शब्द जो यानी कि जो हम शब्द यूज करते हैं, शब्दांश लगाते हैं, जिसका दूसरा मतलब हो जाता है वो शब्द लगाने से, तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है? उपसर्ग। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर देखो पेज नंबर 6 पर है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो कि ज्ञान के आगे अ लगाया तो अज्ञान, बाद में घम के आगे लगाया अ तो अगम, अमर, अछूत, अचूक, ऐसे अन्न लगाएंगे आगे, सबके आगे अन प्रत्यय लगाए। यहाँ के उपसर्ग दिए गए देखो, अ है, अन है, क है, कुछ है, नी, पर, स, अध, दू, यानी कि ये सब उपसर्ग लगाने से यहाँ पे अलग अलग शब्द बनते हैं तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है देखते हैं, चलो। प्रत्यय यानी ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम लोगों ने उपसर्ग देखा कि उपसर्ग में हम लोग कहाँ पे शब्दांश लगाते थे? आगे लगाते थे ना, तब वो पीछे वो पूरा शब्द नया बनता था। तो इसमें आप लोग ये प्रत्यय कहाँ पे लगता है? कोई शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये शब्द है च ल और उसके पीछे प्रत्यय लगाएंगे ता, तो कौन सा नया शब्द बनेगा? च ल ता।
ऐसे ही यहाँ पे खा शब्द है तो उसके बाद प्रत्यय लगाएंगे या, तो क्या बनेगा खा या। यहाँ पे शब्द है सुन यानी लिसन, सुन यानी सुन शब्द है, उसके पीछे हम कर लगाएंगे प्रत्यय तो आएगा सुनकर। ऐसे ही पढ़ तो पीछे कर लगाएंगे तो पढ़ कर, पढ़। उसके बाद है आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पढ़ा ई। यहाँ पे आ नहीं है लेकिन ढ के पीछे काना है, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आ स्वर है तो उसका प्रत्यय क्या होता है आ ई, तो इसको प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि उपसर्ग है वो आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय है वो पीछे लगाए जाते हैं। तो अब हम उसको वर्कबुक के अंदर देखते हैं। इसके आप लोगों ने लिख तो लिए लेकिन अब हम एक बार मुहावरा कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो उपसर्ग है चौ, तो शब्द बने उसके चौराहा, चौमासा, चौपा ई। ऐसे ही है बिन, तो बिन बात, बिन ब्याह, बिन कहे। उसके बाद उपसर्ग है पर, तो परदेश, परलोक, परदादा। उपसर्ग है अन, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। अब नीचे प्रत्यय दिए गए देखो मनुष्यता। अब देखो इसके अंदर कोई भी ऐसे प्रत्यय कौन सा है ता, पीछे मनुष्य है वो एक शब्द है उसके पीछे ता लगाया यानी कि मनुष्य प्लस ता यानी मनुष्य ता। अब है दूसरे नंबर का है धन, धन है वो आप लोगों को पता है धन का मतलब, तो एक अलग शब्द है उसके पीछे वान लगाया प्रत्यय तो धनवा न। अब यहाँ पे रसोइया, तो रसोइया यानी कि आप लोग देखो यहाँ पे ई बोलते हो तब दूसरा ई आप लोग ऐसे लगता है कि वहां पे कंठ में से हमारे ई भी निकलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो रसोई या, तो ई या रसोई या, तो यहाँ पे प्रत्यय था ई या। यहाँ पे है इक हरा, इक प्लस हरा, इक हरा। उसके बाद है धोखेबाज, धोखा प्लस बाज। बलवती, बलवत प्लस ई, बलवती। ती बोलते तो पीछे देखो ई निकलता है तो बलवत प्लस ई। तो हमारा ये प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में मैंने सब सिखाया है, आज हम फिर से मुहावरा कर लेते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई प्रॉपर व्यक्ति हो या प्राणी या कोई स्थान हो जो उसको सूचित करता हो, यानी कि उसका प्रॉपर नाम दिया गया हो, तो उसको कौन सी संज्ञा बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम उसके यहाँ पे पहले वाक्य देखेंगे और देखेंगे उसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है वो। फर्स्ट है आशा विमान चलाती है, तो यहाँ पे आशा के नीचे आप लोग देखते हो कि यहाँ पे लाइन की है, यानी कि आशा है वो क्या है कोई एक प्रॉपर व्यक्ति है, वो गर्ल है लेकिन उसके अंदर गर्ल के अंदर भी उसका प्रॉपर एक नाम है, तो ये क्या है आशा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे यहाँ पे देखो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी तो है लेकिन कौन सी नदी है नर्मदा, यानी कि उसका एक प्रॉपर नाम है, तो ये नर्मदा है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो पर्वत है लेकिन उसका नाम क्या है हिमालय। नीम गुणकारी पेड़ है, पेड़ है नीम है वो पेड़ है लेकिन पेड़ के अंदर उसका नाम क्या है, वो कौन से पेड़ का नाम है नीम, यानी कि यहाँ पे भी प्रॉपर नाम दिया गया, यानी कि ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते है। यानी कि वो जो संपूर्ण यानी पूरी जाति का, जैसे कि हम लोग मनुष्य है लेकिन मनुष्य के अंदर भी हम मनुष्य है, मनुष्य के अंदर मनुष्य के अलग अलग सब लोगों के नाम अलग अलग होते हैं ना, जो हम लोगों ने अभी सीखा कि नाम जो होते प्रॉपर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो पूरा एक समूह यानी कि जाति बनती है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। तो हम उसके भी हम लोग अब वाक्य देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारे देश के सैनिक बहादुर है, यानी कि सैनिक है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है
हमारी गाय का नाम गौरी है। गाय यानी आप लोगों के दिमाग में पहले आएगा कि गाय यानी कि उसका दृश्य आप लोगों के दिमाग में आएगा, लेकिन उसके अंदर भी नाम है। गौरी है वो उसका नाम है, लेकिन गाय है वो पूरी जाति है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद है नदी को लोक माता कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है नदी के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे। अभी हमने पहले देखा व्यक्ति में कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो हम लोगों ने नर्मदा है वो उसका नदी का नाम था, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा था। और यहाँ पे नदी है वो पूरी जाति का हमें संबोधित करती है, इसलिए नदी है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो आप लोगों को कुत्ता देखोगे तो कुत्ता के अंदर नाम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुत्ता यानी आप लोगों को पता है एक प्राणी है, यानी कि वो पूरी उसकी जाति है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। पहले एग्जाम्पल देखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। अब देखते हैं उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा, ये तीन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि एक समूह का मतलब आप सब लोगों को पता है, यानी यहाँ पे देखो भीड़ है। भीड़ कैसे है? वो क्या होता है? भीड़ के अंदर सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो वो एक समूह बन गया, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है टोली। तो आप लोगों को टोली का भी मतलब पता है, वो भी एक समूह है, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा। और सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। आप लोगों को पता है सभा के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि जहाँ पे समूह दिखता है, समूह होता है, उसके लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है, जो संज्ञा का उपयोग किया जाता है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द कि उस जो गुण दिखाता हो, किसी का कोई दोष वाला शब्द हो, दशा, ये सभी का बोध कराता हो, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब नीचे देखते हैं सच्चाई। सच्चाई एक गुण है, तो वो भाववाचक संज्ञा। पहला सच्चा शब्द है, उसमें से बना सच्चाई, ये भाववाचक संज्ञा बना। ऊंचा, तो ऊंचा में से बना ऊंचाई, जो भाववाचक संज्ञा है। आप लोगों को मैंने ये 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये आता भी था ना कि बच्चा तो बचपन, ऐसे ये सब भाववाचक संज्ञा है कि जो भाव दिखाता है उसको भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब उसके भी वाक्य देखेंगे। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पे जो अहिंसा है वो क्या है? एक गुण है। उसके बाद है पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। चढ़ाई भी क्या है? एक प्रकार का वो एक दशा है, जो भी बोले हम वो भी एक भाव है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, ये भी गुण है, तो क्या बना? भाववाचक संज्ञा। जो भाव यानी कि जो हमारे अंदर से हमारे जो स्वभाव के अंदर से आती है, वो हमारे स्वभाव में कैसे होते हैं? गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, किसी के अंदर बुरे दोष होते हैं, किसी को कोई सिचुएशन देखकर उसकी हम लोगों को दया आती है, जो भी ये सब हमारे अंदर के भाव है, तो उसको भाववाचक बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा है। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। यहाँ पे शांति, दया और प्रेम ये भाववाचक संज्ञा है। क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ पे क्षमा है वो भाववाचक संज्ञा है। तो अब देखते हैं उसका वर्कबुक में मुहावरा। फर्स्ट है सोना कीमती धातु है। यहाँ पे सोना और धातु ये दोनों संज्ञा है। यहाँ पे देखते हैं सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु है वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसके बारे में आप लोग आगे जाओगे तब उसके बारे में डिटेल्स में आएगा। अभी हम लोग इसका मतलब नहीं जानते, लेकिन सोना है वो एक द्रव्य है, जो चीज एक पदार्थ है, इसलिए उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। उसके बाद है गंगा पवित्र नदी है। नदी है और गंगा, नदी के अंदर नाम है गंगा, तो ये नाम है तो क्या हुआ? प्रॉपर एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नदी है वो क्या है? जाति, पूरी मैंने अभी समझाया, तो जातिवाचक संज्ञा।
उसके बाद है उमंग दौड़ रहा है, यानी उमंग, यहाँ पे उमंग संज्ञा है तो उमंग है, यानी कोई एक व्यक्ति का यहाँ पे प्रॉपर नाम लिया गया है तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है दल जा रहा है, तो यहाँ पे दल है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो यहाँ पे 3 है, एक है राजेश, दूसरा है भय और तीसरा है जंगल। तो अब हम देखते हैं अलग अलग तीनों के। राजेश है वो एक प्रॉपर नाम है तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद भय है वो एक भाव दिखाता है तो ये भाववाचक संज्ञा। और जंगल है वो एक जाति है। आप लोग जंगल देखो, आप लोग जंगल यानी आप लोगों के अंदर एक दृश्य आ जाएगा, जंगल कैसा होता है, जंगल एक ही प्रॉपर एक ही जैसा होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा। तो अब आप लोगों को ये संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा, ये 7th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को आ गया है, हमने फिर से ये मुहावरा किया है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला पूरा व्याकरण ग्रामर है वो समझ में आ गया हो। और कोई भी आप लोगों को इसमें कोई भी समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो, ठीक है।